आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र मछली पालन में इतना पीछे क्यों है और महाराष्ट्र वालों को क्या करना पड़ेगा मछली पालन में आगे आने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत से रीजंस बताने वाला हूँ, पर सबसे बड़ा कारण नहीं बता रहा हूँ आपको। क्या आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से महाराष्ट्र मछली पालन में सबसे पीछे है? इसके पहले वाले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश इतना आगे क्यों है, वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया का बैकबोन क्यों है और उत्तर प्रदेश इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। वो वीडियो नहीं देखा हो तो बाद में वो भी देख लेना। महाराष्ट्र इतना पीछे क्यों है और आगे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बताने के लिए थोड़ा सा दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं डेटा और ग्राउंड रियलिटीज पे बात करने वाला हूँ, तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डेटा की, तो नंबर 1 पर आता है आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर नहीं आता है पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए यूपी को भी हम कंपैरिजन में लेंगे। और रही बात महाराष्ट्र की, तो यार हम ना बहुत पीछे है। सालों से कभी 7th पोजीशन पर है तो कभी 10th पोजीशन पर है। अब ऊपर आने के लिए अपना खुद का दिमाग चलाना होगा और दूसरों से कुछ सीखना होगा। जो गलतियां हम करते हैं उसको सुधारना होगा और स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रीडिंग की। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे ब्रीडिंग सेंटर्स है और कुछ हैचरीज भी है। कुछ गवर्नमेंट की है तो कुछ प्राइवेट। जो भी हो, ये लोग सेल्फ सफिशिएंट है अपने स्टेट में सीड स्टॉकिंग के लिए। फिर भी कुछ लोग है वहां पर जो वेस्ट बंगाल से सीड लेते हैं। वेस्ट बंगाल तो जैसे बाप है सबका। जी हाँ, जब बात आती है सीड्स की तो वेस्ट बंगाल से अच्छे सीड्स और कहीं नहीं होते। वेस्ट बंगाल जैसे बैकबोन बन गया है पूरे इंडिया का मछली पालन के लिए। यूपी में गिनी चुनी गवर्नमेंट हैचरीज है और कुछ लोग कोशिश में लगे हैं प्राइवेट हैचरी बनाने के लिए, पर आज उनकी बात नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत हैचरीज है पर उतनी सक्सेसफुल नहीं है। हैचरी का काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। सीड स्टॉकिंग के लिए दूसरे स्टेट पर डिपेंड रहेंगे तो चलेगा। दूसरे बहुत से काम ऐसे हैं जिस पर ध्यान देने से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है रजिस्ट्रेशन, परमिशन और ऑफिशियली रजिस्टर्ड सेल। आंध्रा में ज्यादातर फिश फार्म्स परमिशन के साथ काम करते हैं, लोन लेते हैं, सब्सिडी लेते हैं और अपनी सेल्स को ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि भैया हमने इतना प्रोडक्शन लिया और इतना माल बेचा। अब ऑफिशियली डिक्लेयर करने से उनके स्टेट की सेल्स और ग्राफ ऊपर जाता है। अब सारे के सारे फार्मर्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे, पर ज्यादातर वहां सब परमिशन लेके काम करते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड ज्यादा होता है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हैचरी और फार्म्स बहुत है। सब के सब नहीं रजिस्टर्ड होंगे, पर मेजॉरिटी के पास परमिशन होती है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स और ग्राफ ऊपर जाता है। उत्तर प्रदेश में भी मछली पालन बहुत तेजी से आगे जा रहा है। बहुत से लोग हैं वहां पर जो रजिस्ट्रेशन करके सब्सिडी भी ले रहे हैं। ऐसा करने से उनकी सेल्स रिकॉर्ड होती है और स्टेट की सेल्स और ग्राफ ऊपर जाता है। पर महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी ये है कि 95% से ज्यादा फार्मर्स रजिस्टर्ड नहीं है। 50% से ज्यादा को तो ये भी नहीं पता कि फिशरीज का ऑफिस कहाँ है और वहां जाके क्या करना होगा। अब इस तरह अनरजिस्टर्ड फार्मिंग करोगे तो स्टेट में सेल्स का रिकॉर्ड ऊपर कैसे? क्योंकि अगर आप 100 टन माल बेच रहे हो पर उस सेल्स को ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं करवा रहे हो तो ग्राफ ऊपर कैसे जाए? तो क्या करना चाहिए? अपनी सेल्स को रजिस्टर करवाना चाहिए, पर करते नहीं है, डरते हैं। पर यार डरना क्या है, वो लोग आपसे कुछ ले थोड़ी लेंगे, उल्टा वो लोग आपको देंगे। मछली पालन में सरकार लेती नहीं है, देती है। आपको गाइडेंस देंगे, ट्रेनिंग देंगे और तो और सब्सिडी के रूप में पैसे भी देंगे। तो डरना क्या है, जाओ अपने काम को वाइड बनाओ और लाभ उठाओ ना। आपका भी फायदा होगा और महाराष्ट्र की सेल्स का ग्राफ भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। 10 साल पहले 2013 में
जो सेल्स थी आज भी 2023 तक के वही सेल्स है। थोड़ा बहुत ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, पर ऑन एन एवरेज जो जो 10 साल पहले प्रोडक्शन था आज भी सिर्फ और सिर्फ उतना ही प्रोडक्शन है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा तालाब के साइज की। आंध्रा में तो ओ हो 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, ये एक सिंगल तालाब की बात कर रहा हूं मैं। इतने बड़े बड़े तालाब होते हैं। दिल खोल के जान और माल लगा के ये लोग मछली पालते हैं और फिर साल के एंड में पैसा भी उतना कमाते हैं। वेस्ट बंगाल में हैचरी और नर्सरी वालों के पास छोटे छोटे तालाब होते हैं और उन्हें जरूरत भी नहीं होती बड़े तालाब की, क्योंकि उनको मछलियां बड़ी नहीं करना होता है, छोटे बच्चे ही उनको बेचना होता है। पर जो लोग रेजिंग करते हैं उनके पास बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं। किसी के पास 10 एकड़, 20 एकड़, 100 एकड़ के भी तालाब है वहां पर। यूपी भी बहुत आगे बढ़ा है, वहां पर किसी के पास 2 एकड़, किसी के पास 5 एकड़, किसी के पास 10 एकड़, ऐसे सिंगल सिंगल बड़े बड़े तालाब है। इसीलिए वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। पर महाराष्ट्र में पाव एकड़, आधा एकड़, 1 एकड़ बोले तो बहुत बड़ा हो गया। और अगर किसी के पास 2 एकड़ का तालाब है ना, तो ओहो उसका तो क्या कहना। ये मैं पूरी साइट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल पॉन्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे 5 एकड़ में आधे आधे एकड़ के 10 तालाब। यहाँ महाराष्ट्र वालों को आगे बढ़ने के लिए जरूरत है कि डेयरिंग करो, तालाब बड़े बनाओ और बड़ा काम करो। इसमें जितना काम करोगे उतना कॉस्टिंग कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है डेंसिटी। आंध्रा वाले सही मात्रा में स्टॉकिंग करते हैं, बड़े बड़े तालाब होने के बावजूद वो लोग कम मछलियां डालते हैं। वेस्ट बंगाल में हैचरी वाले हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी रखना होता है उनको। पर जो लोग तालाब में रेजिंग करते हैं वो बड़े बड़े तालाब में कम डेंसिटी पे माल रखते हैं। यूपी में भी बड़े बड़े तालाब में लो या फिर मीडियम डेंसिटी पे फार्मिंग की जाती है। और महाराष्ट्र में आधे एकड़ के तालाब में 1 लाख मछली घुसा देते हैं। फिर मोर्टेलिटी भी होती है और ग्रोथ भी नहीं आता। आगे बढ़ने के लिए जरूरत से ज्यादा मछली डालने की जरूरत नहीं होती। कम मछली डालो और उसको ठीक से पालो, मरने मत दो और जल्दी बड़ा करके बेच दो, तभी आपको प्रॉफिट होगा। फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे फीडिंग की। महाराष्ट्र वाले जरूरत से ज्यादा मछली तो डाल देते हैं पर उसको खिला नहीं पाते। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तब 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम पर बीच में ही बेच देते हैं और लॉस हो जाता है। आंध्रा वाले 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो का करके बेचते हैं। महाराष्ट्र वाले 1 लाख मछली को अगर 500 ग्राम की करके बेचेंगे तो 50,000 किलो माल बनेगा। अगर 20 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 50,000 मछलियों पे 10 लाख का प्रॉफिट होगा। वहीं आंध्रा वाले 1 लाख मछली को 2 किलो का करके बेचेंगे तो उनके पास 2 लाख किलो माल बनेगा। और अगर 10 रुपए का प्रॉफिट वो लोग रख के बेचते हैं ना, तो उनको 20 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर 4 किलो का करके बेचते हैं तो उनको 40 लाख का प्रॉफिट होगा। यानी आंध्रा वाले महाराष्ट्र में घुस के महाराष्ट्र वालों से भी ज्यादा सस्ता बेच के भी महाराष्ट्र वालों से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। फिर महाराष्ट्र के फार्मर्स रोते रहते कि आंध्रा वाले कमाने नहीं देते, इतना कम में माल बेच देते हैं वो लोग। मेरे भाई, आप सही तरीके से कंपटीशन करो ना, आप अपने ही स्टेट में सुकून से माल बेच के कमा सकोगे। आपको तो किसी और स्टेट में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आंध्रा वाले 1200 किलोमीटर दूर से माल भेज के आपके आगे नहीं जा सकेंगे, पर आपका तरीका सही होना चाहिए। थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। अगर हम बात करें प्लैंक्टन्स की, तो आंध्रा वाले, वेस्ट बंगाल वाले, यूपी वाले सब प्लैंक्टन्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी भी अच्छी रहती है और फिश भी सेफ रहती है। और कुछ मछलियां होती है जो उस प्लैंक्टन को खाती भी है। और महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ कि 80% फार्मर्स को प्लैंक्टन्स क्या होता है यही नहीं पता है, और पता भी होगा तो कैसे बनाना है वो नहीं पता, क्योंकि वो बनाते ही नहीं है। प्लैंक्टन्स क्रिएट करो, बहुत फायदे की चीज है। आंध्रा में देखो, यूपी में देखो, वेस्ट बंगाल में देखो, सब जगह पॉलीकल्चर होता है। और पॉलीकल्चर भी किया करो। महाराष्ट्र में बस एक तालाब में एक ही प्रकार की मछली डालते हैं। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग सब के सब फंगसेस डाल के रखे हैं और फिर कंपटीशन के चक्कर में खुद ही रेट गिरा देते हैं और रोते हैं कि प्रॉफिट नहीं हुआ। भाई मेरे, जरा हर्ड मेंटेलिटी से बाहर आओ और कुछ अलग करो। वो मत करो जो सब कर रहे हैं। अपना खुद का एक मार्केट बनाओ, तभी कमा सकोगे। वाटर ट्रीटमेंट का तो बोल बोल के थक गया मैं। मछली मरती है तो मरने दो, 1 रुपया खर्चा मत करना। वो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आज तक यहाँ महाराष्ट्र में फीड वाले के अलावा और कोई कंपनी मेडिसिन बेच ही नहीं सकी, कोई टिक ही नहीं सका।
मैं कैसे टिका हुआ हूँ जानना चाहोगे? कमेंट्स में लिखना। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि महाराष्ट्र के फार्मर्स लाखों मछलियां तो डाल देते हैं पर अच्छा प्रोडक्शन नहीं ले पाते। और अच्छा प्रोडक्शन नहीं लोगे तो महाराष्ट्र की सेल्स और ग्राफ कैसे ऊपर आएगा? और सेल्स में तो महाराष्ट्र के फार्मर्स खुद ही अपना गला काटने के लिए रेडी रहते हैं। बाजू वाला 100 में बेच रहा है, मैं 95 में दे दूंगा। अच्छा वो 95 में दे रहा है, मेरा माल ले लो, मैं 90 में देता हूँ। बहुत माल है मेरे पास, 85 में रोज आके ले लो। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 100 टन माल रेडी है मेरा, गाड़ी भी है मेरे पास, 70 में पहुंचा के देता हूँ। अब और कितना गिरोगे मेरे भाई, बस करो। कभी किसी सुनार की दुकान पर जाना, रोज एक भाव खुलता है, उस भाव से 1 रुपये कम में भी कोई नहीं देगा। कितना कोशिश करके 65 के भाव को 100 पे लेके आया था। आप लोग के लिए कितने सारे ट्रेडर्स से पंगा लिया हूँ जानते हो, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर ट्रेडर को जैसे जरूरत पड़ गई कि भाई मेरे को अर्जेंट पैसे की जरूरत है और तू मेरे को और 5 रुपये कम दे, माल लेके जा। देखो दुनिया में पैसे की जरूरत किसको नहीं है, किसको नहीं है? हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग रेट हैंडल करने के लिए जिम्मेदार बने थे, वो लोग खुद ही सस्ते में बेचने लगे, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए। एक बात को ध्यान में रखो, रेट अच्छा मिलेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा तो ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा तभी तो महाराष्ट्र की सेल्स और ग्राफ ऊपर जाएगा। पर कभी जाने ही नहीं दिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के फार्मर्स बेवकूफ है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के फार्मर्स जरूरत से ज्यादा समझदार है। और लास्ट में अपना सारा माल बेचने के बाद इनकी सेल्स तो ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर होती ही नहीं। इसकी एक मेन वजह होती है कि रजिस्टर नहीं करवाते। क्या आप वजह जानते हो? कमेंट्स में मुझे बताना। जब ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा ही नहीं तो महाराष्ट्र का प्रोडक्शन और डेटा कैसे बढ़ेगा, और ऑन रिकॉर्ड महाराष्ट्र की सेल्स और प्रोडक्शन कैसे ऊपर जाएगा? कभी कभी सिर्फ अपना खुद का सोचने के बदले अपने स्टेट और अपने देश का भी सोच लिया करो। और भरोसा रखो, मछली पालन में सरकार लेती नहीं है, देती है। सपोर्ट, गाइडेंस, ट्रेनिंग, सब्सिडी, लोन सब मिलेगा। थैंक यू।